नमस्कार, टी सेट चैनल में आपका स्वागत है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चयन किए जाने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी में निर्धारित पाठ्यक्रम में कंटेंट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वर्तनी भाग 2। इससे पहले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वर्तनी के अंतर्गत कई प्रकार के नियम हैं। इन नियमों को ध्यान देते हुए हम लोग कई प्रकार के उदाहरण और प्रश्नों के माध्यम से ध्यान दिए। वर्तनी की परिभाषा और शाब्दिक अर्थ, किस प्रकार शाब्दिक अर्थ को लेकर प्रश्न बन सकता है और परिभाषा को लेकर कैसे प्रश्न बन सकता है, और नियमों में तमाम सारे नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके अलावा भी वर्तनी के अंतर्गत कई प्रकार के नियम जुड़े हैं, तो इसलिए दूसरे भाग के अंतर्गत हम वर्तनी से संबंधित उन नियमों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। योजक या हाइफन कहते हैं, हम लोग अंग्रेजी शब्द को लेते हैं हाइफन, इसको योजक कहते हैं। दो शब्दों के बीच में संयोग के लिए योजक का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी शब्दों में या वर्तनी से संबंधित जितने भी शब्द बोलचाल या लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, तो इनके अंतर्गत हाइफन अत्यंत आवश्यक तत्व है, तो जिसके माध्यम से भाषा सरल बनती है। हिंदी में योजक चिन्ह का प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है। जैसे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जो बोलचाल की भाषा है, तो उस भाषा में हमारे मन में विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अत्यंत सरल रूप से श्रोता समझने के लिए हमारी भाषा में हाइफन मतलब विराम देते हुए और लिखित सामग्री पढ़ने वाले श्रोता या पढ़ने वाले व्यक्ति अत्यंत आसानी से समझने के लिए हाइफन का प्रयोग करते हैं लेखन के अंतर्गत। और यह इसके कारण, मतलब हाइफन के कारण ही हमारे मन में विचार लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो बिना किसी झिझक से पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत कम समय में बात को समझता है। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे समास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, लेकिन द्वंद्व समास से संबंधित जहाँ भी शब्द हैं, तो उन शब्दों में हम बीच में योजक देते हैं। हाइफन तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन योजक चिन्ह को हम कम लोग जानते हैं। इसलिए द्वंद्व समास से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण या राम हाइफन लक्ष्मण, शिव पार्वती, शिव हाइफन पार्वती, इस प्रकार आपको कई प्रकार के द्वंद्व समास के शब्द मिलेंगे। इसके बाद योजक शब्द के अंतर्गत सा से पूर्व योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्रों, भाषा में सरलता और रोचकता लाने के लिए इस प्रकार के कुछ विशेष प्रयोग लाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में सा भी एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रयोग है, तो इसके माध्यम से स्पष्टता आती है भाषा में। जैसे तुम सा, और एक उदाहरण है चांद सा, हिरनी सी। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण हैं, उदाहरण के शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे, तो तुम सा जो शब्द है, दोनों के बीच में योजक देना अत्यंत आवश्यक है। अगर योजक नहीं है सा से पहले, वह अशुद्ध मानी जाती है। इससे संबंधित और स्पष्टता लाने के लिए आपके सामने एक प्रश्न उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करूंगा। वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प चुनिए, यह प्रश्न है। प्रश्न पर पूरा ध्यान दीजिए। तो परीक्षा में इस तरह का भी प्रश्न आ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं आएंगे टीआरटी जैसे परीक्षाओं में, फिर भी कम प्रश्न पूछने पर भी, मतलब व्याकरणिक कोटियों में कई प्रकार के हैं प्रकार, विकारी अविकारी से लेकर बहुत आपके सामने आएंगे, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र से अगर ये 1-2 प्रश्न मानकर चलेंगे तो
प्रत्येक विषय से संबंधित प्रश्नों का महत्व बढ़ता है। इसलिए इस प्रश्न पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक पहला विकल्प है तुम सा, उसके बाद दूसरा विकल्प है तुम के बाद अल्प विराम दिया गया है, फिर सा दिया गया है, फिर तीसरा है तुम हाइफन सा, फिर चौथा है तुम कोलन सा दिया गया है। इस प्रकार 4 विकल्प हैं। तो अगर आप विराम चिन्हों के संदर्भ में जानकारी है तो इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगर जानकारी कम है तो प्रश्नों का हल करने में दिक्कत महसूस करेंगे आप लोग। तो इसलिए परीक्षार्थी ध्यान दें। तो योजक किसे कहते हैं, हाइफन किसे कहते हैं, सबसे पहले ध्यान देने की बात है। तो उसका संदर्भ अलग रहता है प्रत्येक विराम चिन्ह का, इसलिए उस संदर्भ पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ सही विकल्प है तुम हाइफन सा, मतलब हाइफन के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत आसानी है विकल्प चयन करना। लेकिन सारे विषयों के बीच में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो थोड़ा आगे पीछे होना पड़ेगा परीक्षार्थियों के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में सामान्यतः योजक का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे द्वंद्व समास में तो जरूर हाइफन देना होता है, लेकिन तत्पुरुष समास के शब्दों में या उदाहरण जो भी हैं तो वहाँ हाइफन देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास में हाइफन देते हैं लेकिन यहाँ हाइफन नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। शुद्ध रूप बताइए, हाइफन किस में देना है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। शुद्ध रूप बताइए, यह तो सामान्य प्राथमिक रूप से सीधा प्रश्न है, लेकिन निम्न 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो 4 विकल्प में 4 शब्द होंगे आपको, तो शब्दों के बीच में हाइफन दिया जाता है। कुछ शब्दों में हाइफन मतलब चारों में हाइफन रहता है, लेकिन हाइफन दिए गए शब्दों में कौन सा विकल्प सही है आपको चांटना होगा। तो इस प्रकार मित्रों तो तत्पुरुष समास जैसे उदाहरण है, जैसे रामराज, उसके बाद गंगा जल, दही बड़ा, ग्रामवासी, इस तरह के कई प्रकार के शब्द हमको मिलेंगे उच्चारण के मतलब बोलचाल के रूप में या लिखित सामग्री के अंतर्गत। जैसे रामराज्य है, हमको लगता है बीच में हाइफन आएंगे, लेकिन बिल्कुल हाइफन नहीं आएगा। तो रामराज्य है, राम हाइफन राज्य देंगे एक विकल्प में, और दूसरा विकल्प होगा राम हाइफन लक्ष्मण। फिर ध्यान दीजिए दही हाइफन बड़ा, उसके बाद गंगा हाइफन जल, राम हाइफन राज्य, उसके बाद गंगा हाइफन जल, दही हाइफन बड़ा, फिर और एक विकल्प होगा राम हाइफन लक्ष्मण। तो बताइए आप ये चारों में से कौन सा सही होगा? तो राम हाइफन लक्ष्मण बिल्कुल सही शब्द है। तो इसलिए प्रश्न देखिए, पूछने का तरीका जो है बिल्कुल बदल रहा है, मतलब अनुप्रयुक्त के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए मित्रों 6वीं से लेकर 10वीं तक जो भी हिंदी पाठ्य पुस्तकें हैं, तो प्रत्येक पाठ पढ़ते जाइए। पढ़ते समय जो भी शब्द इस प्रकार के पाए जाते हैं जो हम चर्चा किए थे प्रत्येक विषय को लेकर, तो वर्तमान काल के जो जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, तो उसमें अनुप्रयुक्त के रूप में, अप्लाइड के रूप में भी प्रश्न आ रहे हैं। पाठ में से किसी एक शब्द को लेकर, कोई एक वाक्य को लेकर, पदबंध को लेकर, इस प्रकार। तो परीक्षार्थी ध्यान देते हुए, पढ़ते हुए प्रत्येक वाक्य अनुच्छेद में किस प्रकार के व्याकरण हैं, तो कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, यह वाक्य किस कोटि में आएंगे, तो इस प्रकार थोड़ा बहुत सतर्कता से, मतलब इसको कहते हैं हम लोग टैक्टिवली तैयारी करेंगे तो अत्यंत आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ सही शब्द है राम हाइफन लक्ष्मण। इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके बाद मित्रों श्रुति मूलक या और व,
एक श्रुतिमूलक और या और वा से संबंधित भी एक नियम है। इस नियम में जिन स्थलों पर या और वा का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है वहाँ केवल स्वर रूपों का ही प्रयोग होना चाहिए। मतलब फिर एक बार दोहराता हूँ, जहाँ मतलब जिन स्थलों में, चाहे वो पदबंध हो या वाक्य हो, जहाँ या ध्वनि व ध्वनि का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है वहाँ केवल स्वर रूपों का ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे विकल्प के रूप में, जैसे ध्यान देंगे हम यहाँ इस विषय को लेकर, मतलब श्रुति मूलक विषय में या और वा को लेकर यहाँ आपको आपके सामने अशुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ पर्दे पर। तो अशुद्ध रूप पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न इस तरह भी बन सकता है, अशुद्ध रूप क्या है, सीधा प्रश्न है यहाँ। लेकिन आपको ये या और वा श्रुति मूलक वर्तनी में इस नियम के अंतर्गत आपको जानकारी है तो आप विकल्प चयन कर सकते हैं, सही विकल्प, अन्यथा नहीं। तो मित्रों यहाँ गलत मतलब अशुद्ध ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के शब्द हम कई बार देखते हैं, कम जानकारी है हिंदी पढ़ने वालों के या हिंदी बोलने वालों के पास किए, मतलब देखिएगा या मात्रा दिया गया है, उसके बाद हवा, जैसे वा ध्वनि है, नहीं में या ध्वनि है, उसके बाद चाहिए में या के ऊपर एक ही मात्रा दिया गया है, उसके बाद उठाए, उठाए में अंत में जो या है, या के शिरोरेखा पर एक ही मात्रा दिया गया है। इस प्रकार के शब्दों में जो भी या व श्रुतिमूलक रूप हैं वहाँ सिर्फ हमको स्वर ही प्रयोग होना चाहिए। आदि वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं, अशुद्ध हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रूप क्या है फिर, किस प्रकार या और वा को लेकर हम श्रुतिमूलक या वा को प्रयोग करते हैं लेखन में। तो अशुद्ध रूप भी, अशुद्ध रूप को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। जैसे अशुद्ध रूप चांटिए, फिर एक बार देखिएगा पर्दे पर, तो ये एक सही विकल्प होता है। अशुद्ध रूप क्या है, जैसे किए दिया जाता है, बाकी तीन विकल्प जो हैं गलत विकल्प होंगे। जैसे अशुद्ध रूप इसमें से कोई भी दिया जा सकता है या और वा को लेकर, जहाँ ये प्रयोग होते हैं जिन शब्दों में। उसके बाद शुद्ध रूप क्या है, फिर यहाँ देखिएगा किए, जैसे स्वर ध्वनि दिया गया है किए में, अगर दोनों ध्वनि मतलब शब्दों को अगर आप सामने रखते हुए अध्ययन करेंगे, ये मतलब व्यंजन रूप को, उसके बाद स्वर ध्वनियों से लेकर स्वर ध्वनियों से संबंधित शब्दों को लेकर आप अगर आप दोनों को सामने रखते हुए अध्ययन करेंगे तो बहुत सरल होगा समझने के लिए। जैसे किए में स्वर ए है, उसके बाद हुआ में वा की जगह आ है, दूसरी आ स्वर ध्वनि, उसके बाद नहीं में दूसरी ई ध्वनि है स्वर ध्वनि, उसके बाद चाहिए में अंत में स्वर ए है, उसके बाद उठाए में भी स्वर ये है। ये जितने भी शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए मैं, ये सारे शब्द जो है सही हैं, शुद्ध रूप हैं या और वा श्रुतिमूलक ध्वनियों को लेकर वर्तनी के अंतर्गत। जिन स्थलों पर या ही मूल ध्वनि होता है, फिर दोहरा रहा हूँ, जिन स्थलों पर या ही मूल ध्वनि हो वहाँ या के स्थान पर स्वर रूप का प्रयोग मान्य नहीं है। ध्यान दीजिए, एक जगह हम लोग उसको अमानक बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक संदर्भ ऐसा है जहाँ या ही मूल ध्वनि होती है। सिर्फ या जो व्यंजन है या जो ध्वनि है, सिर्फ वही एक मूल ध्वनि होती है, वहाँ या के स्थान पर स्वर रूप का प्रयोग बिल्कुल मान्य नहीं है, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए हम लोग। स्थाई में देखिए या की जगह हम लोग स्वर की जगह हम लोग व्यंजन प्रयोग किए हैं, इधर कर्सर देखिएगा आप लोग। उसके बाद अव्ययी भाव में जहाँ हम स्वर की जगह ये या का प्रयोग किए हैं। उसके बाद दायित्व में भी वहाँ स्वर ई
की जगह हम या प्रयोग किए हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ सिर्फ या ध्वनि ही मूल ध्वनि है, यहाँ फिर दूसरी ध्वनि नहीं है। तो इस प्रकार आय में भी सिर्फ या ध्वनि ही है, इसलिए तो इस प्रकार के शब्दों में हम लोग सिर्फ मूल ध्वनि या को ही प्रयोग करना चाहिए। अनुस्वार और अनुनासिकता को लेकर भी, अनुनासिकता मतलब चंद्रबिंदु, इसको लेकर भी यहाँ वर्तनी से संबंधित विद्वान लोग नियम बनाए। तो ये नियम अत्यंत मानक हैं, तो प्रयोग करने के लिए भी सरल है, समझने के लिए भी सरल है। तो अनुनासिकता चंद्रबिंदु जो हैं उपनाम है, दोनों पर्याय शब्द हैं यहाँ। तो संयुक्त अक्षर बनाते समय यदि किसी वर्ग के हल पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो वहाँ हल पंचमाक्षर ना लिखकर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम वर्ग कहते हैं व्यंजन में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस प्रकार कचट तपा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग के जो भी ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे संयुक्ताक्षर बनाते समय, जो भी इससे पहले भी हम कार्यक्रम में भी चर्चा किए हैं, संयुक्ताक्षर दो व्यंजन ध्वनियों को लेकर हम संयुक्ताक्षर बनाते हैं। तो वहाँ किसी वर्ग के हल पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए, मतलब उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो वहाँ पंचमाक्षर ना देकर, मतलब इन, इन्या, आणा, ना, म, इस प्रकार पंचमाक्षर जो होते हैं वह पंचमाक्षर ना देते हुए वहाँ सिर्फ अनुस्वार देना है, मतलब बिंदी शिरोरेखा के ऊपर देना होगा। यह अत्यंत सटीक नियम है समझने के लिए। फिर आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। गंगा, तो गंगा में ग जो वर्ग है तो अंतिम पंचमाक्षर या पंचम ध्वनि जो है तो वह पंचमाक्षर को ना देते हुए हम लोग अनुस्वार देना पड़ेगा। फिर उसी तरह चंचल है, चा वर्ग में चंचल है, तो फिर चंचल में जो पंचमाक्षर है तो उसको ना देते हुए हम लोग अनुस्वार को देना होगा शिरोरेखा के ऊपर। उस प्रकार फिर दंड में फिर डा है तो उस वर्ग का पंचमाक्षर नहीं देना चाहिए। फिर दंत में भी, पंप शब्दों में भी इस प्रकार। तो परिवर्तन जो है उस पर ध्यान देना होगा। पंचमाक्षर प्रयोग नहीं होता है इस प्रकार के शब्दों में, उस स्थान में हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दंत है, मानकर चलिए। अशुद्ध रूप क्या है, एक प्रश्न है, अशुद्ध रूप क्या है? तो वहाँ दंत के ऊपर चंद्रबिंदी होगा। फिर बाकी जो तीन विकल्प हैं क्रमशः आपको पर्दे पर है, तीन चंचल, गंगा, दंड, इस प्रकार आपको तीन विकल्प ये होंगे और एक विकल्प दंत चंद्रबिंदी देते हुए दिया जाता है। फिर अशुद्ध रूप को चांटना है, हम लोग अशुद्ध रूप का चयन करना चाहिए। तो वहाँ दंत जो है सही विकल्प होगा इस तरह के प्रश्नों में। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिकता में चंद्रबिंदु का प्रयोग भ्रम निवारण के लिए अनिवार्य है। मतलब जो भ्रम पैदा होता है जब हम लेखन में लिखते हैं, कुछ लेखन सामग्री में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहाँ कुछ भ्रम पैदा होता है कुछ शब्दों में, तो वहाँ उसको निवारण करने के लिए विद्वान लोग इसके नियम बनाए हैं। तो जहाँ चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना अर्थ में भ्रम होने का भय हो, वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना अर्थ में भ्रम होने का भय हो, चंद्रबिंदु प्रयोग करते समय हमको कुछ अर्थ में भ्रम होता है, शब्द का अर्थ समझने में, तो वहाँ चंद्रबिंदु देना अत्यंत अनिवार्य है। जैसे हंस, हंस, आंगना आदि ऐसे स्थलों पर छोड़कर अन्यत्र चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की छूट है। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, इस प्रकार की जितने भी शब्द आपके सामने प्रस्तुत किया, इनको छोड़कर चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की छूट है। तो चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार के संदर्भों को छोड़कर।
उसके बाद हिंदीतर ध्वनियाँ, जिसे हिंदी भाषा को छोड़कर मतलब अन्य भाषाओं से संबंधित कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उन शब्दों को लेकर वर्तनी से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे हिंदी में कई प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मतलब आगत शब्द विदेशी भाषाओं से या देशी भाषाओं से। जैसे विदेशी भाषाओं के संदर्भ में अरबी, फारसी या अंग्रेज़ी के कुछ शब्द होते हैं मान्य या चुके हैं। जैसे कई प्रकार के शब्द होते हैं वो मान्य हैं, मतलब हिंदी में यथातथ लिए गए हैं। तो कलम एक शब्द है, विदेशी शब्द। किला वह भी विदेशी शब्द है। गंगा विदेशी शब्द है। कॉलेज, डॉक्टर आदि इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं हिंदी को छोड़कर देशज भी हो सकता है या विदेशी शब्द भी हो सकता है, तद्भव शब्द भी हो सकता है। इस प्रकार के हिंदी से इतर शब्दों के संदर्भ में वर्तनी निर्धारित किया गया है। जो हिंदीतर ध्वनियाँ जो हैं या हिंदीतर जो भी हैं शब्द, इनका रूप प्रचलित रहना चाहिए, परंतु जहाँ इनका विशुद्ध रूप अपेक्षित हो वहाँ नुक्ता या अर्धचंद्र लगाना चाहिए। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ विशुद्ध रूप अपेक्षित हो वहाँ नुक्ता या अर्ध चंद्र लगाना पड़ता है। जैसे दो दो वर्तनियों से संबंधित उदाहरण कुछ देखेंगे हम लोग। अगर इस संदर्भ में प्रश्न भी बन सकता है, जैसे विशुद्ध रूप अपेक्षित हो वहाँ नुक्ता या अर्धचंद्र लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ नुक्ता लगाना होता है तो वहाँ 4 विकल्प होते हैं आपको। विशुद्ध रूप अपेक्षित, इनका रूप प्रचलित रहना चाहिए, परंतु जहाँ इनका विशुद्ध रूप अपेक्षित है, इस प्रकार के सही विकल्प देते हुए बाकी जो 3 हैं गलत विकल्प या अशुद्ध विकल्प दिया जाता है, तो वहाँ आप लोग इस पर मतलब इस विकल्प का चयन करना होता है। तो उदाहरण के लिए दो दो वर्तनियों से संबंधित जो भी शब्द हैं तो उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ हमको कई प्रकार के उदाहरण सामने आते हैं। जैसे हिंदी में कुछ शब्दों में दो दो वर्तनियाँ मानी जाती हैं। कभी कभी बोलचाल की भाषा में कई प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं, इन शब्दों के प्रयोग में मतलब 2 रूप होते हैं, दो रूप प्रचलित होते हैं। 2 रूप जो हैं एकदम मानक ही हैं। जैसे गर्दन, मतलब आप पर्दे पर देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इधर कर्सर पर भी अगर ध्यान देंगे तो ग र द गर्दन, इस तरह। फिर दूसरा रूप है ग, दा के ऊपर रा के विभिन्न रूपों के अंतर्गत रा रेफ शिरोरेखा ऊपर दिया गया। रा के विभिन्न रूप भी देखे हम लोग उसमें। तो यह गर्दन भी प्रयोग में है वर्तमान काल में। तो दोनों में एक विकल्प देते हुए प्रश्न भी दिया जा सकता है। शुद्ध रूप बताइए, सही रूप बताइए, सही शब्द चांटिए, सही शब्द का चयन इस प्रकार बनाया जा सकता है। तो वहाँ गर्दन हो या गर्दन, यह 2 शब्दों में कोई एक दिया जाता है या 2 देकर 1 2 सही है, इस प्रकार भी विकल्प दिए जाते हैं। तो इस प्रकार शब्द पढ़ते समय शायद ये शब्द या जो संदर्भ आप पढ़ रहे हैं, जो संदर्भ आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उस संदर्भ, उस वाक्य शब्द को खुद आप प्रश्न बनाइए। शायद ये शब्द को लेकर प्रश्न इस तरह बनाया जा सकता है, इस वाक्य को लेकर प्रश्न इस तरह नकारात्मक में या सकारात्मक में बनाया जा सकता है। यह नहीं है, अशुद्ध है, इस प्रकार को नकारात्मक कहते हैं। तो उसके बाद मर्जी, तो मर्जी एक शब्द है, यह भी मानक है, 2 रूप प्रचलित हैं साहित्य में अगर आप देखेंगे। तो उसके बाद मर्जी मतलब जा के साथ दीर्घ ई की मात्रा जहाँ हम लिखते हैं,
एक ही मात्रा को लगाते हुए रा रेफ लिखना होता है मर्जी में। तो रा के विभिन्न रूपों में एक रूप है ये रा रेफ जी। यहाँ भी आप यह नहीं है, अशुद्ध रूप नहीं है। इसका मतलब क्या है? शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप क्या है? इस प्रकार सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है इस तरह के शब्दों को लेकर। फिर मित्रों कुछ अन्य उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करूँगा। पहला है गर्मी, उसके बाद गर्मी, दो शब्द हैं यहाँ बर्फ़। बर्फ़ शब्द भी आप कई बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो बर्फ़ भी प्रयोग होता है, बर्फ़ भी प्रयोग होता है। साहित्य में, सिनेमाओं में या दूरदर्शन में भी कोई कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग बर्फ़ भी प्रयोग करते हैं। कविताओं में अक्सर प्रयोग होता है बर्फ़ या बर्फ़, या कहानियों में भी कई प्रकार के हमको देखने के मिलेंगे। तो इस प्रकार और एक शब्द है बर्तन, बर्तन। इस प्रकार शब्द प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाया जा सकता है। या जोड़ी को लेकर इससे पहले भी आपको समझाया मैं, जोड़ियों के रूप में अभी वर्तमान काल में जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जोड़ियां देते हैं, तो जोड़ियों को चांटना है सही विकल्प को लेकर। तो इस तरफ 4 या 5 विकल्प दिए जाते हैं, इस तरफ भी 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो जोड़ी बनाते हैं, इस तरफ संख्या होंगे, इस तरफ ब, क, इस प्रकार हिंदी वर्ण होंगे। तो दोनों को मिलाकर अगर आप जोड़ी बनाएंगे तो दोनों से संबंधित फिर नीचे विकल्प होते हैं मित्रों। तो इस प्रकार आप खुद जोड़ी बनाइएगा, जैसे पर्दे पर आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार के शब्द को लेकर या कोई इससे पहले जो जितने भी नियम बताया था मैं, समास को लेकर, अव्ययी भाव समास को लेकर, द्वंद्व समास को लेकर शब्द दिए जाते हैं। तो जब आप प्राथमिक रूप से ये नियम जानेंगे तभी आप जोड़ी बना सकते हैं। तो प्राथमिक रूप से आपके पास जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही सही विकल्प चयन कर सकते हैं आप। तो उसी तरह आप देखिए दुकान, मतलब दा के नीचे दीर्घ ऊ की मात्रा, का के साथ दीर्घ आ की मात्रा। फिर दुकान ये भी पाया जाता है, दा के नीचे ह्रस्व ऊ की मात्रा, फिर का के साथ दीर्घ आ की मात्रा। दुकान, दुकान। बस इस प्रकार दो मान्य, मतलब दो मानक, दो प्रयोग करने लायक शब्द इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। फिर और एक शब्द है भर्ती, भर्ती, जो महाप्राण भा र ता के साथ दीर्घ ई की मात्रा। फिर भर्ती में जैसे रेफ के साथ ता से जुड़ी दीर्घ ई की मात्रा के साथ ये भर्ती शब्द है। उसके बाद मित्रों और कुछ शब्द है, देखते हैं आपके सामने कुछ अन्य। सर्दी, ये प्रायः प्रयोग में मिलता है हमको, बोलचाल में या लिखित का सामग्री में, लिखित कार्यों में कुछ प्रकट करते हैं या प्रकटित पढ़ते हैं। तो हमको बहुत उल्लेखनीय या मतलब विशेषता है इस तरह के शब्दों में। तो जो इम्पोर्टेंट कहते हैं तो इस तरह के शब्द हैं सर्दी, सर्दी। मतलब दो रूप प्रयोग होते हैं, आखिर, आखिर। मतलब दीर्घ ई ह्रस्व ई की मात्रा को लेकर ये दो शब्द कुछ संदर्भों में प्रयोग होता है। उसके साथ साथ मित्रों दोबारा, फिर दोबारा, मतलब दा के साथ ओ की मात्रा प्रयोग होता है, फिर बा र के साथ दीर्घ आ की मात्रा, फिर दा के साथ ह्रस्व ओ की मात्रा, फिर आगे चलकर बा के साथ रा के साथ दीर्घ आ की मात्रा। पर्दे पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि दो मतलब ओ और ह्रस्व उ, फिर सिर्फ दोनों का फर्क है यहाँ। तो उसके साथ साथ यानी, ह्रस्व ए की मात्रा है इधर, यानी दीर्घ ई की मात्रा है। तो इस प्रकार दो मानक रूपों को लेकर हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के विषय को, मतलब नियम जो हैं वर्तनी के अंतर्गत
इस पर ध्यान देना होगा। फिर ध्वनि परिवर्तन, तो नियम में कभी कभी ध्वनि में परिवर्तन भी होता है। जैसे संस्कृत की कुछ ध्वनियाँ हिंदी में आकर रूप बदल रही हैं। जैसे हम इससे पहले भी चर्चा की है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों के अंतर्गत हिंदी में संस्कृत से हिंदी में आगत जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में जो ध्वनि से संबंधित आकार रूप बदल रही है, इस तरह के शब्द या ध्वनियों में। जैसे ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में प्रयोग होता है, ब्रह्मा आ की मात्रा देते हुए। फिर चिन्ह को चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऋण को उरिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद श्रृंगार को, मतलब श्रा के नीचे री स्वर ध्वनि री मात्रा को देते हुए श्रृंगार को श्रृंगार लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार के रूप जो हैं हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार का परिवर्तन जो है मान्य नहीं है। बिल्कुल मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि श्रृंगार को श्रृंगार लिखा जा रहा है, तो उरिन को उरिन रूप में लिखा जा रहा है। इसलिए मित्रों मानक रूप को एकदम आप ध्यान देना है। इधर मानक रूप यह है कि श्रृंगार, इधर पर्दे पर देखिएगा श्रै के नीचे री मात्रा है, ये संस्कृत से लिया गया मानक रूप है। उसके बाद उरिन, उरिन पर्दे पर देखिएगा स्वर ध्वनि री के नीचे री मात्रा के साथ ही शुद्ध प्रयोग होता है। उसके बाद मित्रों ध्वनि परिवर्तन, अगर आप ध्वनि परिवर्तन के संदर्भ में ध्यान देंगे तो इस प्रकार अन्य शब्द देखने को मिलते हैं। गृहीत, यहाँ जो पर्दे पर देख रहे हैं गा के नीचे री की मात्रा, यह शब्द शुद्ध है। उसके बाद द्रष्टव्य, द्रष्टव्य एकदम मानक शब्द है यहाँ। उसके बाद प्रदर्शनी, कई बार इस तरह के शब्दों से संबंधित गलत वर्तनी प्रयोग करते हुए हम शब्दों को देखने को मिलता है, आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन यहाँ अत्यधिक, अत्यधिक जो शब्द है यहाँ आ की मात्रा देते हुए अशुद्ध रूप मिलता है हमको लिखित सामग्री में, अत्यधिक शब्द में। इस तरह अनधिकार, अनधिकार शब्द में भी आ की मात्रा देते हुए अशुद्ध रूप भी पाया जाता है। उसके साथ साथ प्रदर्शनी उदाहरण है, इधर एक देखिए एरो मार्क में प्रदर्शनी सही है, लेकिन प्रदर्शनी गलत है यहाँ। तो मित्रों फिर ग्रहित, आपके सामने जो शब्द प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं, तो ये शब्द जो हैं गलत हैं, अशुद्ध हैं, अमान्य हैं। तो ग्रहित गलत शब्द है, तो गलत शब्द छांटिए प्रश्न पूछा जा सकता है, या इससे पहले जो दिखाया था आपको वह सही शब्द है पूछा जा सकता है। ये सब ये अभी देखिए गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, ये सब जो हैं शुद्ध रूप हैं। तो यहाँ देखिए ये गलत अशुद्ध रूप है। प्रदर्शिनी, ई ह्रस्व ई की मात्रा देकर प्रदर्शनी शब्द कई बार देखने को मिलता है लिखित सामग्री में। तो हम समझने के लिए भी कभी कभी दिक्कत होता है। आप जो 4 या 5 शब्द आपके सामने में प्रस्तुत किया, इन शब्दों को लेकर एक के सामने एक अगर आप लिखेंगे शुद्ध रूप अशुद्ध रूप, तो आपको जल्दी समझ में आएंगे शुद्ध रूप क्या है, अशुद्ध रूप क्या है। जैसे अगर आप तेलुगु भाषी है तो तेलुगु भाषी तेलुगु में जो प्रयोग करते हैं प्रदर्शी प्रयोग होता है तेलुगु में भी, तो प्रदर्शनी जो है अशुद्ध रूप है, तो प्रदर्शनी जो है शुद्ध रूप है। तो उसके बाद पूर्वकालिक प्रत्यय क्रिया के लिखा जाना चाहिए। तो जो भी क्रिया से संबंधित शब्द जहाँ आएंगे वहाँ रा का के साथ लिखा जाना चाहिए। रा का जो प्रयोग होता है पूर्वकालिक क्रिया का, जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएंगे आपको। खाकर,
पीकर, उठकर, सोकर, चलकर आदि जितने भी पूर्वकालिक प्रत्यय हैं तो इनके साथ शब्दों का प्रयोग होता है। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, तो इससे पहले गृहीत, द्रष्टव्य आदि जो आपके सामने प्रस्तुत किया, यहाँ उसी तरह खाकर, पीकर आदि जितने भी पूर्वकालिक प्रत्यय होते हैं वहाँ का के साथ रा क्रिया से लिखा जाना चाहिए। मतलब ये जो अगर आप पर्दे पर देखेंगे तो का में जो बीच में खड़ी पाई है, खड़ी पाई के साथ जो रा रेफ जो है नीचे दिया गया है, तो उस तरह क्रिया से लिखा जाना चाहिए, जैसे पीकर, उठकर, सोकर, चलकर जैसे शब्दों में भी। उसके बाद मित्रों पूर्वकालिक प्रत्यय के अंतर्गत हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं वर्तनी में। तो यहाँ शिरोरेखा है, तो शिरोरेखा से संबंधित सामान्य जानकारी होनी चाहिए हमको भी, इसलिए अंतिम रूप से अंतिम नियम है ये। तो सब कुछ लोग बिना शिरोरेखा के लाइनदार कागज़ पर या सफ़ेद कागज़ पर लिखते रहते हैं, लेकिन वह मान्य नहीं है। ध्यान दीजिए मित्रों, तो शिरोरेखा के बिना ध्वनियाँ, शब्द या पद मान्य नहीं है, गलत या अशुद्ध कहते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि या शब्द के ऊपर शिरोरेखा अवश्य लिखना होता है। ये सामान्य नियम है हिंदी ध्वनि, शब्द या पद वाक्यों को लेकर। तो इस प्रकार परीक्षार्थी आप लोग वर्तनी से संबंध बहुत सुनने के लिए तो वर्तनी जो है हमको सभी मालूम है, वर्तनी सही वर्तनी क्या है, गलत वर्तनी क्या है हम जानते हैं। इसमें पढ़ने के लिए क्या है ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है, लेकिन गंभीरता से लीजिए, सीरियस लीजिए। प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है इस विषय को लेकर, लेकिन कम पूछा जाता है। फिर भी आप लोग प्रत्येक विषय से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सभी विषय मतलब अंक प्राप्त करने के लिए बहुत आसान होगा जब आप ध्यान देंगे। तो वर्तनी से संबंधित जितने भी नियम बताया था, तो जो नियम समझने में आपको कठिनाई महसूस हो रहा है, तो वीडियो को बार बार देखिएगा। तो आप इस चैनल से संबंधित वेबसाइट भी है softnet.com, विज़िट कीजिए। प्रत्येक कार्यक्रम से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होती है वेबसाइट के माध्यम से। उसमें कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स, ईमेल आईडी सभी हैं, तो फीडबैक दे सकते हैं। और आप क्या चाहते हैं बेहतर, वह भी आप हमसे बताइएगा। हमारे तक आपकी जो इच्छा है, मतलब आप क्या चाहते हैं हमारे तक पहुंचाइएगा। तो आने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर दूसरे कार्यक्रम में दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।